हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC का मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT के लिए मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट एंड यहाँ पर UPPGT एंड बिहार PGT एग्जाम के लिए, बिहार शिक्षक भर्तियों के लिए यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर भी देखने को मिलेगा। GIC में भी कॉम्बो ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सभी आप जानकारी ले सकते हैं। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो इसका आपका थर्ड पेपर यानी कि जो GK वाला है, इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेट का प्रैक्टिस सेट के बारे में आप लोग सब पूछ रहे थे, तो ये प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। विकल्प में यहाँ पर किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे यहाँ पर दिया गया है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? यहाँ पर सही क्या होगा? सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने शुरू किया है, किसने प्रारंभ किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर एडवर्ड लिंडमैन है। ठीक है, एडवर्ड लिंडमैन है, ऑप्शन यहाँ पर B हो जाएगा सही। किस पुस्तक में बात किया है? पुस्तक का नाम है सोशल डिस्कवरी। ठीक है, सोशल डिस्कवरी ये पुस्तक है जो कि 1924 में आती है। 1924 में यह पुस्तक आती है। और अगर प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, एक भी प्रश्न पूछा जाता है कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया? सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग, ठीक है, किसने किसने किया है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। जॉन हॉवर्ड है। ठीक है, जॉन हॉवर्ड है, इन्होंने किया है सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग। लीपले ने किया है, चार्ल्स लीपले ने प्रयोग किया है सहभागी अवलोकन पद्धति का। चार्ल्स बूथ है, ठीक है, चार्ल्स बूथ ने किया है सहभागी अवलोकन पद्धति का। मेलानोवस्की ने किया है, ठीक है, मेलानोवस्की ने किया है। और रेमंड फर्थ ने भी किया है सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। लिंडमैन ने सोशल डिस्कवरी में बताया है अवलोकन के बारे में, सहभागी या असहभागी अवलोकन के बारे में। और ये पुस्तक कब आती है? 1924 में आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, या कथन किसका है? मैकेवर, ग्रीन, डेरेंड्रॉफ, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शन है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, बताएं। चलिए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष। ये बात किसके द्वारा कही गई है? ग्रीन के द्वारा कही गई है। ठीक है, ग्रीन के द्वारा कही गई है, यहाँ पर ऑप्शन B होगा। और ग्रीन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, सहयोग के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। एक तो है प्राथमिक सहयोग, क्या हो जाएगा? प्राथमिक सहयोग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सहयोग। दूसरा क्या होगा? द्वितीयक सहयोग होगा। ठीक है, द्वितीयक सहयोग हो जाएगा। और इसके अलावा तृतीयक सहयोग। तो सहयोग के ये 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग किसने बताए हैं? ग्रीन ने बताए हैं। इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा सहयोग किस में आएगा? ठीक है, सहयोग किस में आएगा? आपको याद आ रहा होगा सोशल प्रोसेस। ठीक है, सोशल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर गिलिन का नाम आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 3। ठीक है, 3 प्रकार बताए थे सामाजिक प्रक्रिया के। एक तो इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को बताया, समान सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया था, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी थी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरी हो जाएगी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया।
तो ये 3 प्रकार हैं किसने बताए हैं? गिलिन ने बताए हैं। सामाजिक प्रक्रिया की ये 3 प्रकार किसने बताए थे? गिलिन ने बताए थे। इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर विकल्प में मैक्स वेबर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को कहा था। ठीक है, प्रतियोगिता को कहा था। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था मैक्स वेबर ने, ये आप याद रखेंगे। और सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले ग्रीन है। कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। और कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट वगैरह में कि कोजर दिया गया है। ठीक है, कोजर नहीं है, प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये बात मैक्स वेबर द्वारा कही गई है। और प्रतियोगिता के 2 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं। ठीक है, प्रतियोगिता के 2 प्रकार मैक्स वेबर द्वारा बताए गए हैं। एक तो है नियंत्रित प्रतियोगिता, और दूसरा हो जाएगा अनियंत्रित। ठीक है, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात या प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले ग्रीन है। ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग बताए। गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोग किसमें आएगा? सहयोग सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? यहाँ पर विकल्प में सेंट साइमन, जे.एस. मिल, अगस्त कॉम्ट, जॉन लॉक यहाँ पर दिया गया है। अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? किसका पड़ा था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेंट साइमन। और ध्यान रखेंगे आप, सेंट साइमन क्या थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। ठीक है, सेंट साइमन कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। और समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र के जनक कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर अगस्त कॉम्ट के बारे में बात करें तो ज्ञान के 3 स्तर, ज्ञान के 3 स्तर ये इन्होंने बताए हैं। ज्ञान के 3 स्तर हो जाएगा। इसके अलावा विज्ञानों का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकी की बात की इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हो जाएंगे? अगस्त कॉम्ट के हो जाएंगे। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी किसने दी है? अगस्त कॉम्ट ने दी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है सर्वप्रथम कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया? विकल्प में डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी यहाँ पर दिया गया है। कमार जनजाति का अध्ययन, कमार जनजाति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया था? श्यामाचरण दुबे ने किया था, एस.सी. दुबे ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। और द कमार के नाम से, द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी आती है, ये भी आपको बात याद रखनी है। मजूमदार की बात करें तो इन्होंने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, विसंस्कृतिकरण। ठीक है, विसंस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसका है? डी.एन. मजूमदार का है। ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और एल.पी. विद्यार्थी की बात की जाए, ठीक है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी की बात की जाए तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्रेट कॉम्प्लेक्स करके है। ठीक है, ये याद रखेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में आप जानते हैं, कृषक समाज की अवधारणा दी है इन्होंने, कृषक समाज। लघु समुदाय की अवधारणा है इनकी, लोक समाज, लोक संस्कृति, और इसके अलावा लघु व वृहद परंपरा, लघु व वृहद परंपरा। ये सारे जो अवधारणाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है किसने कहा है कि जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं? जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर ऑप्शंस में फ्रेजर है, मेलानोव्स्की है, फोर्ड है, एस.सी. दुबे यहाँ पर दिया गया है। फ्रेजर, मेलानोव्स्की, फोर्ड, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की यहाँ पर सही है। और अगर बात की जाती है फ्रेजर की, ठीक है, बात अगर यहाँ पर की जाए फ्रेजर की, तो फ्रेजर ने जादू आभासी विज्ञान या आभासी कला है, जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहा है, इस तरह से स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? फ्रेजर के द्वारा कहा गया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एससी दुबे दिया गया है। दुबे ने जादू के 3 तरह के जादू की बात की है, या कहें हम जादू के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो संवर्धक जादू है, ठीक है, एक क्या है? संवर्धक जादू है। इसके अलावा संरक्षक है, संरक्षक जादू, और विनाशक जादू, विनाशक जादू। तो जादू की ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? एससी दुबे, श्यामाचरण दुबे ने ये बताए हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मेलानोव्स्की दिया गया है। मेलानोव्स्की से जुड़ी हुई एक बात याद आप रखेंगे कि मेलानोव्स्की ने धर्म और, ठीक है, धर्म और जादू को पवित्र बताया था। ठीक है, धर्म प्लस जादू को पवित्र बताया था, विज्ञान को अपवित्र। ठीक है, विज्ञान को क्या इन्होंने कहा था कि विज्ञान क्या है? अपवित्र है, और धर्म और जादू क्या है? पवित्र है। यहीं पर इससे कुछ मिलती जुलती हुई बात दुर्खिम के द्वारा भी कही गई थी। दुर्खिम धर्म को बताते हैं केवल पवित्र, धर्म पवित्र है दुर्खिम के लिए, और इसके अलावा जादू और विज्ञान, जादू और विज्ञान अपवित्र है। ठीक है, ये दुर्खिम ने कहा था। इन दोनों बातों में हम कंफ्यूज नहीं होंगे मेलानोव्स्की एंड दुर्खिम के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मैककिम मेरेट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी कौन सी है? ऑप्शंस में यहाँ पर पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीकरण और सीमांतीकरण दिया गया है। मैककिम मेरेट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरा कौन सा है? दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर क्या होगा? दूसरा यहाँ पर स्थानीयकरण होगा। ठीक है, स्थानीयकरण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन देख लीजिए, सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। वेबर ने प्रतियोगिता को किस तरह परिभाषित किया? प्रतियोगिता किस में आ जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। और इसके अलावा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में और कौन कौन आएगा? संघर्ष, ठीक है, रखेंगे, संघर्ष है, प्रतियोगिता है, विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। ये सभी किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। और यहाँ पर शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। वेबर ने प्रतियोगिता को क्या कहा था? प्रतियोगिता क्या है? शांतिपूर्ण संघर्ष है। और प्रतियोगिता के अगर हम लक्षण या विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है? यह अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतियोगिता कैसी है? अचेतन प्रक्रिया है। याद रखेंगे, प्रतियोगिता कैसी है? अचेतन प्रक्रिया है, अवैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, और ये निरंतर है, निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया, निरंतरता इसमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में हमें प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? डेरेनड्रॉफ, रोत्सेनहोफर, कोजर, ओपेनहेमर। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर क्या होगा? डेरेनड्रॉफ ने द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया था। ठीक है, डेरेनड्रॉफ ने, इनका जो संघर्ष का सिद्धांत है वह द्वंद्वात्मक संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा था? टर्नर ने कहा था। कोजन ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया वो प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। और कोजर के संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा है? टर्नर ने ही कहा है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यह है किसका?
प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कोजर का। यहाँ पर रोत्सेनहोफर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? विकल्प में वार्ड है, पार्कनबर्गेस है, जॉनसन है, एडवर्ड सापिर है। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? वार्ड के बारे में बात की जाए तो वार्ड ने दो तरह के समूह की बात की थी, ऐच्छिक समूह, ऐच्छिक समूह हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनैच्छिक समूह। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक या अनिवार्य समूह, ये वार्ड का है। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह की बात किसने की है? पार्कनबर्गेस ने की है, ये भी आपको बात याद रखनी है। और जॉनसन का बात याद रखिएगा, जॉनसन ने छोटे समूह को, ठीक है, छोटे समूह को समाज का आधार बताया था। ठीक है, छोटे समूह को समाज का आधार किसने बताया है? जॉनसन ने बताया। यहां पर विकल्प बी है सही। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं, ऑप्शन देख लीजिए, प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं, यहाँ पर परिस्थितियां होगा। ठीक है, परिस्थितियां होती है। कैसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं? प्रदत्त, अर्जित, या फिर मानव निर्मित, या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त? यहाँ पर होगा अर्जित। ठीक है, अर्जित होगा। और प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है? प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने की है। ये इस तरह से पूछा जाए कि परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति या प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है? तो रॉल्फ लिंटन आप बताएंगे। और किस पुस्तक में बात की है? द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में की है। और ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। यहाँ पर विकल्प में पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान दिया गया है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, समाजीकरण की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता इसमें देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, निरंतरता इसमें पाई जाती है। चेतन प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या है? बाल्यावस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था। और महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ये भी आपको बात याद रखनी है। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के संस्कृति मूल्यों को आत्मसात करना ही समाजीकरण कहलाता है। दूसरे समाज के मूल्यों, संस्कृति, मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि जिस समाज का व्यक्ति सदस्य है उस समाज के संस्कृति, मानदंडों, मूल्यों को आत्मसात करना संस्कृतिकरण कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं समाजीकरण की, कि समाजीकरण की सबसे पहले बात किसने की थी, तो याद रखेंगे G.H. मीड ने की थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ठीक है, समाज को इस तरह से परिभाषित करने वाले कौन है? विकल्प में टॉलकेट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, मैकेवर एंड पेज, R.K. मर्टन यहाँ पर दिया गया है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को इस तरह से परिभाषित किसने किया? किसने किया? मैकेवर एंड पेज ने। ठीक है, इनकी पुस्तक सोसाइटी है, समाज इनकी पुस्तक है। और दुर्खीम ने तो समाज की स्वतः उत्पत्ति हुई है, समाज की उत्पत्ति स्वतः हुई है, ये इनका कहना था। स्टेटमेंट इनका कथन आता है दुर्खीम का। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। आइए देखिए, ऑप्शन ए है संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, संस्कृति मानव व्यवहार में समरूपता लाती है, संस्कृति समाजीकरण में योग देती है। विकल्प डी है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। गलत बताना है तो संस्कृति मानव को मूल्य और आदर्श प्रदान करती है, व्यवहारों में मानव के व्यवहारों में समरूपता लेकर आती है, समाजीकरण में योगदान देती है। लेकिन अगर बात की जाए कि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संस्कृति की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में बात करें कि किस समाजशास्त्री ने किस तरह से संस्कृति को परिभाषित किया है, अगर हम शॉर्ट में समझे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे आपको बताया गया है कई बार लिंटन के द्वारा क्या कहा गया है, संस्कृति क्या है, जीवन विधि। ठीक है, जीवन विधि है। संस्कृति को लिंटन ने क्या कहा, जीवन विधि कहा। संस्कृति को जीवन विधि किसने कहा है, लिंटन ने कहा है। बात की जाए रॉबर्ट रेडफील्ड की, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा है, जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने संस्कृति को क्या कहा है, जीवन शैली कहा है। और बात की जाए क्लूखॉन की, क्लूखॉन ने क्या कहा है, क्लूखॉन ने जीवन प्रतिमान, संस्कृति को क्या कहा है, जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति या फिर जीवन पद्धति कहा है। ठीक है, जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति किसने कहा है, क्लूखॉन ने कहा है। फीचर की बात की जाए, ठीक है, फीचर क्या कहते हैं, संस्कृति क्या है, एक पर्यावरण है। ठीक है, संस्कृति को क्या कहा है, पर्यावरण कहा है। और बात की जाए मजूमदार की, मजूमदार व मदान की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, संस्कृति को जीने का ढंग। ठीक है, जीने का ढंग है, संस्कृति क्या है, जीने का ढंग है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं संस्कृति से जुड़ी हुई। इस तरह से आप शॉर्ट याद कर सकते हैं। यहाँ पर विकल्प डी होगा। और यहाँ पर अगर हम सोशल कंट्रोल की बात करें तो इस अवधारणा के जनक कौन है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है, E.A. रॉस है। ठीक है, E.A. रॉस है। और इनकी पुस्तक कौन सी है, सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल है। और ये पुस्तक कब आती है, 1901 में आती है, जिसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह कहा गया है। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, गिडिंग्स है यहाँ पर, पैट्रिक गिडिंग्स है और लुई वर्थ है। नगरवाद को जीवन पद्धति किसने कहा, नगरवाद जीवन की पद्धति है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, लुई वर्थ हो जाएगा। ठीक है, लुई वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नगरीयता को इन्होंने जीवन पद्धति या जीने का ढंग कहा, नगरीयता को जीवन पद्धति या जीने का ढंग कहा है। और इसके ये लक्षण नगरीयता के ये क्या किसे बताते हैं, एक तो इन्होंने विषमता को बताया, विषमता होती है, समरूपता नहीं, विषमता हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा निर्भरता, ठीक है, निर्भरता और दिखावापन पाया जाता है। ठीक है, ये सभी इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई हैं। लुई वर्थ ने घेटों की अवधारणा भी दी है। ठीक है, घेटों की अवधारणा भी दी है। इसके अलावा उपनगर की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इसके लेखक कौन है, M.N. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, S.P. नागेंद्र। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये किसकी हो जाएगी पुस्तक है, ये किसकी हो जाएगी पुस्तक, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनके अगर कुछ पुस्तकों के बारे में बात की जाए, इंडियन वर्किंग क्लास, ठीक है, इंडियन वर्किंग क्लास हो जाएगा। इसके अलावा द सिंबॉलिक ऑफ मैन, द सिंबॉलिक ऑफ मैन हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ मैन, ठीक है, द सिंबॉलिक ऑफ मैन, द फिलॉसफी ऑफ मैन, इंडियन वर्किंग क्लास, ये राधा कमल मुखर्जी की पुस्तकें हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है, आप यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि आत्मदर्पण का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, इडम अहम परम अहम की बात किसने की, अभौतिक संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा सही।
आत्मदर्पण का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये किसके द्वारा दिया गया है आत्मदर्पण का सिद्धांत, ये कूले के द्वारा दिया गया है जो कि समाजीकरण से संबंधित है। मैं और मुझे की बात किसने की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। और इड ईगो सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा बात की गई है, ये फ्रायड के द्वारा बात की गई है। और अभौतिक संस्कृति की जो अवधारणा है ये किसकी हो जाएगी, ऑकबर्न की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑकबर्न ने दो तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है तब उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना शब्द का प्रयोग किया था। ये इनका कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक विलंबना वाला ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा ही दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है, थारू, गोंड, टोडा, भील यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। इनमें से किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है, यहाँ पर क्या होगा, टोडा जनजाति। अच्छा, टोडा जनजाति पर फील्ड वर्क किसका है, रिवर्स का है। ठीक है, टोडा जनजाति कैसी है, पशुपालक है, पशुपालक जनजाति है यह, ये भी आप याद रखेंगे। पशुपालक जनजाति है। भैंस पालन इसमें देखने को परंपरा मिलती है। और कन्या वध या कन्या हत्या की प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होती है, बहुपति विवाह का प्रचलन है। यहाँ पर टोडा होगा सही। और भील जनजाति पर फील्ड वर्क किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ऑप्शंस में यहाँ पर मैकेवर, थॉर्डलेस, क्लाइनबर्ग, क्रोबर यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर। ठीक है, मैकेवर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और ना ही उनकी दासी बल्कि उनकी भंगिनी मानी जाती है, और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर क्रोबर है, जॉर्ज स्टिफेंसन है, बर्न्स एंड बेकर्स है, E.A. हॉबल यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और ना ही उनकी दासी है बल्कि उनकी भंगिनी मानी जाती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, आप लोग बताइए तब तक। यहाँ पर सही क्या होगा, बर्न्स एंड बेकर होगा, ऑप्शन बेकर्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और यहाँ पर ये बात अगस्त कॉम्ट के द्वारा कही गई थी कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है, महारानी है। समाजशास्त्र को महारानी या समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की महारानी है, ये किसका कहना है। तो यहाँ पर ये बात किसके द्वारा कही गई है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा कही गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी थी, मेलानोव्स्की, मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, मेलानोव्स्की हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी मेलानोव्स्की ने। एक तो बताई थी प्राथमिक आवश्यकता, दूसरी द्वितीयक, और तीसरी जो आवश्यकता थी तृतीयक। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकताओं की बात किसने की है, मेलानोव्स्की ने की है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है, मेलानोव्स्की ने किसे बताया था, संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और कल्चर किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने प्रकार यानी कि फंक्शन की बात की है। और यहाँ पर व्यक्तिवादी, प्रकारवादी, मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी, प्रकारवादी भी कहा जाता है। एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे व्यक्तिवादी, प्रकारवादी कौन है, मेलानोव्स्की है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेलानोव्स्की।
प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें स्थानीयकरण तो ये लघु परंपरा हो जाएगी, सार्वभौमिकरण वृहद परंपरा से जुड़ जाएगी, संस्कृतिकरण की अगर हम बात करते हैं तो उच्च जाति की संस्कृति का जो आत्मसातकरण करना होता है, और आधुनिकीकरण की बात करें तो यह आधुनिक युग से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। और यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण, ठीक है। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैकिम मेरेट के द्वारा, ठीक है। मैकिम मेरेट ने ये अवधारणा दी है स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की। और संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? M.N. श्रीनिवास, ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने दी है। लघु और वृहद परंपरा की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लघु और वृहद परंपरा की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता और आत्मनिर्भरता यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड का था। इसमें से कौन सी विशेषता उनके द्वारा नहीं बताई गई हैं? 4 विशेषताएं बताई गई थी, याद आ रहा है? 4 विशेषताएं या 4 लक्षण इनके द्वारा बताए गए थे। कौन कौन सी थी? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। विजातीयता की बात नहीं की थी, ठीक है। लघुता, विशिष्टता, यहाँ पर क्या होगा? समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई थी। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। गांव लघु समुदाय का उदाहरण है। गांव को लघु समुदाय कहने वाले कौन है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बातें किसके द्वारा कही गई हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कही गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। और इन्होंने मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन किया था, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन था रॉबर्ट रेडफील्ड का। प्रश्न है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता और सहयोग यहाँ पर दिया गया है। सहयोगी प्रक्रिया अभी आपको बताया गया था इसी क्लास में, गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए और सोशल प्रोसेस इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहली प्रक्रिया कौन सी थी? समान सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी हो जाएगी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं, असहयोगी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये किसका हो जाएगा? ये 3 हैं जो कि गिलेन के द्वारा बताए गए हैं। सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रतियोगिता है, ठीक है। बाकी ये सभी किस में आ जाएंगे? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के उदाहरण है। और प्रतियोगिता के किस में आ जाएगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतियोगिता के अलावा संघर्ष आएगा, ठीक है, विरोध आ जाएगा, विद्रोह आ जाएगा। ये सभी किस में आएंगे? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजी का भाव, जातिवाद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सही होगा पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, एमएन श्रीनिवास, डेनियल थानर। बताएं भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेनियल थानर होगा। ठीक है, डेनियल थानर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, आईपी देसाई, ए एम शाह। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? बताएं, यहाँ पर सही बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आईपी देसाई होगा। ठीक है, आईपी देसाई होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, गुजरात के महुआ, महुआ है गुजरात का, वहां पर इन्होंने 1955 में अध्ययन किया था। कितने परिवार पर? 423 परिवार पर। ठीक है, 423 परिवारों पर अध्ययन। इस तरह से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है किसका रहा है, तो आईपी देसाई का अध्ययन रहा है। और वहां पर अध्ययन करने के बाद जो भी बातें रही थी उन्होंने किस पुस्तक में लिखी हैं, तो पुस्तक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी। आईपी देसाई की पुस्तक का नाम क्या है? सम, ठीक है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। तो ये 1964 में आती है। ठीक है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये इनकी आईपी देसाई की पुस्तक है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कपाड़िया यहाँ पर दिया गया है। कपाड़िया की एक पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, मैरिज एंड फैमिली, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। और ये कब आती है? 1955 में, 1955 में, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये किसकी है? के एम कपाड़िया की है, इसे आप याद रखेंगे। ए एम शाह यहाँ पर दिया गया है, इनकी है द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? और ये कब आती है? 1956 में आती है। कपाड़िया वाली मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955 में आती है। द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया जो कि ए एम शाह की है, ये 1956 में आती है। आईपी देसाई की सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है, ये इनकी आईपी देसाई की पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं, देखकर बताएं सही क्या होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसकी हो जाएगी? स्पेंसर की हो जाएगी। ठीक है, द होली फैमिली किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? दुर्खीम की। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? ये रिपीट हुआ है। कमार जनजाति पर अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एससी दुबे के द्वारा। द कमार के नाम से इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा शामीर पेट पर भी अध्ययन दुबे ने किया है। बहुल परंपरा की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। बहुल परंपरा की अवधारणा है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा, बहुल परंपरा। और बहुल परंपरा में 6 तरह की परंपराओं की इन्होंने बात की है। ठीक है, 6 प्रकार की परंपराओं की बात की है। अगर हम बात करें, एक तो है शास्त्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा है। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा है, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। सेकंड,
और इसके अलावा पश्चिमी परंपरा। ठीक है, ये हो जाएंगी। तो ये कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी परंपराएं। राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा और पश्चिमी परंपरा। ये 6 प्रकार बहुल परंपरा की किसने बताए हैं? एस.सी. दुबे ने बताए हैं, श्यामाचरण दुबे ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, ल्यूडियो, डी.एन. मजूमदार। बताएं, छोर का एक गांव किसकी पुस्तक है? यहां पर ये किसका हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोर का एक गांव किसकी है? मजूमदार की है। ठीक है, मजूमदार की है और मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा मजूमदार की है और मार्क की अवधारणा भी मजूमदार ने दी है। ठीक है, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है मजूमदार ने। प्रश्न है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक है। पार्सन्स, आर के मर्टन, अलेक्जेंडर मैक्स वेबर। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये किसकी हो जाएगी? अलेक्जेंडर की हो जाएगी। ठीक है, अलेक्जेंडर की हो जाएगी और अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक है। नव प्रकारवाद के जनक है अलेक्जेंडर, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगर इनकी पुस्तकों के बारे में बात की जाए, बुक्स के बारे में बात की जाए, तो एक पुस्तक है द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा एक है ट्रामा अ सोशल थ्योरी है। ठीक है, ये हो जाएगी। और द 20 लेक्चर्स करके है। ठीक है, तो ये किसकी हो जाएगी? अलेक्जेंडर की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया। विकल्प में यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताएं, समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के द्वारा समझाने वाले कौन हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर गिलिन है। ठीक है, और गिलिन की पुस्तक का नाम है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी। ये किसके द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक समाजशास्त्र किसकी है? गिलिन की पुस्तक है। और संपर्क को सामाजिक समूह का सार तत्व बताया है। सामाजिक समूह का सार तत्व या महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संपर्क। किसने बताया? गिलिन ने। प्रश्न है, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? बोटोमोर, जिन्सबर्ग, C.H. कूले, किंग्सले डेविस। बताएं, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह किसका कॉन्सेप्ट है? C.H. कूले का। और अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती है। और इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा भी दी है। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले के द्वारा दी गई है। ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, कूले के द्वारा ही यह अवधारणा दी गई है प्राथमिक समूह की और अर्ध आभासीय प्राथमिक समूह की। और इसके अलावा जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध या आभासीय समूह की अवधारणा दी है। अर्ध या आभासीय समूह की अवधारणा दी है। और ऐसे समूह में जागरूकता प्लस संगठन का अभाव रहता है। जागरूकता व संगठन का अभाव रहता है। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में जागरूकता का अभाव होता है, निश्चित संगठन नहीं पाया जाता है, वे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, उनमें इस तरह की भावना नहीं होती है, वे जागरूक नहीं होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? क्वाइसी ग्रुप कहेंगे, अर्ध समूह या आभासी समूह कहेंगे। जैसे कि बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हुए लोग, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? अर्ध या आभासी समूह कहेंगे। किंग्सले डेविस की बात की जाए तो इन्होंने मानव समाज की बात की है। ठीक है, मानव समाज की। द्वितीयक समूह की बात की है, ये इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है,
ये बात किसके द्वारा कही गई है? धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये बात किसने कही है? कार्ल मार्क्स ने कही है। ऑप्शन सी, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना? लेमर्ट, मावरर, इलियट एंड मैरेल, एच.एस. बेकर। तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने बताया है? तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? इलियट एंड मैरेल के द्वारा कही गई है। इलियट एंड मैरेल ने तनाव के दो प्रकार बताए थे। प्राथमिक तनाव है, प्राथमिक तनाव, और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव हो जाएगा, ये हो जाएंगे दो तरह के प्रकार जो कि इलियट एंड मैरेल ने बताए हैं। लेमर्ट ने विचलन के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन ये किसने बताए हैं? लेमर्ट ने बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। प्रश्न है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एस. श्रीनिवास ने नहीं बताया। प्रभावी जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है। प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति या प्रभावी जाति, इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीति शक्ति और श्वेत वस्त्र व्यवसाय यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा बताएं, सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? श्वेत वस्त्र व्यवसाय। ठीक है, श्वेत वस्त्र व्यवसाय, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, इस पुस्तक में इन्होंने डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति की अवधारणा की बात की थी। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने। यहाँ पर विकल्प डी है सही। ठीक है, जनसंख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य था कि वह जाति जनसंख्या में ज्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था श्रीनिवास का कि उसके पास लैंड यानी कि भूमि ज्यादा होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। राजनीतिक शक्ति से वो कहते हैं वो जाति, उस जाति का वहां पर उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? दबदबा होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। तो ऐसी जातियों के जब लक्षण ये तीनों देखने को मिलेंगे तो उसको श्रीनिवास ने क्या कहा था? प्रभुत्व जाति कहा था, डोमिनेंट कास्ट कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरवाद जीवन की पद्धति है। किंग्सली डेविस, पार्क एंड बर्गस, लुईवर्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लुईवर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और बात की जाए सामाजिक गतिशीलता की, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की बात की जाए तो सामाजिक गतिशीलता की बात सर्वप्रथम किसने की है? सोरोकिन ने। ठीक है, सोरोकिन ने की है। और सोरोकिन ने की है किस पुस्तक में? सोशल मोबिलिटी में की है। और ये पुस्तक कब आती है बताएं? सोशल मोबिलिटी की पुस्तक कब आती है? 1927 में आती है, 1927 में आती है सोरोकिन की पुस्तक सोशल मोबिलिटी आती है। और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की अगर हम बात करें दो प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो है क्षैतिज या समस्तरीय, हम कहेंगे से क्षैतिज या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता, और इसके अलावा एक दूसरा हो जाएगा रैखिक या उद्रक गतिशीलता। ठीक है, तो ये दो प्रकार किसने बताए हैं? सोरोकिन ने बताए हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में इनका टाइप्स पूछ लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द पावर स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस में है सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और नॉल्ट एम रोज। द पावर स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? द पावर स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? द पावर स्ट्रक्चर ऑर्नोल्ड एम रोज की हो जाएगी। ठीक है, ऑर्नोल्ड एम रोज हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पावर एलीट किसकी है? सी राइट मिल्स की है। अब यहाँ पर देखिए, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, एम.एस. गोरे, के.टी. मर्चेंट, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज
यहाँ पर MS गोरे की हो जाएगी ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी है? आंद्रे बेते, FG बेली, बर्नस्टीन, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस है क्लास कोड्स एंड कंट्रोल। चलिए बताइए यहाँ पर किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? बर्नस्टीन की, ठीक है, बर्नस्टीन की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंद्रे बेते की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर, ये आंद्रे बेते की हो जाएगी। इसके अलावा एक पुस्तक है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये किसकी है? आंद्रे बेते की है। कास्ट क्लास एंड पावर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये आंद्रे बेते की है। FG बेली यहाँ पर दिया गया है ट्राइब कास्ट एंड नेशन, इनकी पुस्तक है ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ठीक है, ट्राइब कास्ट एंड नेशन ये इनकी हो जाएगी। और एक इनकी है कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर। तो यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें आपको बताई गई हैं ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बर्नस्टीन है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शंस देख लीजिए, आंद्रे बेते, GS घुरिये, RK मर्टन, ओवेन लीच, बताएं। चलिए यहाँ पर सही क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेते की हो जाएगी, ठीक है, आंद्रे बेते की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है या तर्क है? ऑप्शंस हैं DN मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, NK बोस। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट रिजले, ठीक है, हर्बर्ट रिजले होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और रिजले ने जाति उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया था? जाति उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत रिजले के द्वारा दिया गया? जाति उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत रिजले ने दिया था? प्रजातीय, जाति उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत किसका था? रिजले का था, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? संशोधन पूछा जा रहा है, 45वां, 73वां या फिर 61वां संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है, बताएं। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है। और अधिनियम कौन सा था, कब होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेद पोश अपराध। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सफेद पोश अपराध। और सफेद पोश अपराध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। और सदरलैंड ने अपराध के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है, अपराध के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने साधारण अपराध बताया था, साधारण अपराध, और दूसरा इन्होंने जघन्य अपराध बताया था, जघन्य, ठीक है, जघन्य अपराध बताया था। तो ये 2 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं, सदरलैंड के द्वारा बताए गए हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम इनकी पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न है संघर्ष को मानव समाज का एक अंग माना है? ऑप्शन से जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ। संघर्ष को मानव समाज का एक अंग किसने माना? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर किंग्सले डेविस है, ठीक है, किंग्सले डेविस है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये इनका लेख है, इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी दी है, ठीक है। और किसके साथ मिलकर दी थी? विल्बर्ट
मोर के साथ। ठीक है, ज़्यादातर परीक्षाओं में दोनों ही ऑप्शंस में होते हैं, दोनों का नाम एक साथ होता है, तो याद रखिएगा। मे भी हो सकता है केवल एक दोनों में से किसी का एक नाम भी देकर पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर बताएं, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट, किम्बॉल यंग या फिर बियर स्ट्रीट। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज ने सामाजिक प्रतिमान की बात की थी। सांस्कृतिक प्रतिमान अगर पूछा जाए किसने की है? रूथ बेनेडिक्ट ने। और यहां पर किम्बॉल यंग होगा। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किम्बॉल यंग के द्वारा बात कही गई है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है या तर्क है? ऑप्शंस है हर्शकोविट्ज, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा कही गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे, दमनात्मक समाजीकरण है, और दूसरा हो जाएगा सहभागी समाजीकरण। दमनात्मक समाजीकरण और दूसरा हो जाएगा सहभागी समाजीकरण। यहाँ पर विकल्प डी है सही। प्रश्न है, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी? लेपियर, ब्लूमर, सिमेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसकी है? लेपियर की है। ठीक है, और सांस्कृतिक लय, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? ओपलर। ठीक है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? ओपलर की है। यहां पर ऑप्शन ए है लेपियर। प्रश्न है, निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्लॉर्क विस्लर, नीलजेस मिल्सर, गुड एंड हॉट, वॉलिश। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तनाव सिद्धांत किसने दिया? तनाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नीलजेस मिल्सर का है, या यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लॉर्क विस्लर की अगर हम बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी है, काल क्षेत्र की अवधारणा दी है क्लॉर्क विस्लर ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया? लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? देखिए, लिंटन ने सर्वप्रथम संयुक्त रूप से परिस्थिति एवं भूमिका की बात की थी या अवधारणा दी थी सबसे पहले। ठीक है, पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक याद रखेंगे आप, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में बात की है इन्होंने। पुस्तक आती है 1936 में। और यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? मर्टन के हैं। नाडेल यहाँ पर दिया गया है, तो नाडेल का आप याद रखेंगे भूमिका जोड़ या भूमिका हम जाल कहें। इसके अलावा अगर हम बात करें संबंधात्मक भूमिका की, संबंधात्मक भूमिका, एक है गैर संबंधात्मक भूमिका। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? ये नाडेल का आपका यहाँ पर बताया गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी मर्टन यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।